नमस्कार। मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की शानदार प्रक्रिया जारी होगी। तो जितने भी हमारे साथी हैं, आप सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और जो भी आगामी एग्जाम है उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों को अपनी प्रिपरेशन को मेंटेन करना है, जिसमें खास तौर पर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो एसएससी जीडी की तैयारी है, एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए डेट क्लियर हो चुकी है और आप सभी लोगों को अब कहीं ना कहीं मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चाहे इसमें देखिए जो टॉपिक है उसमें सामान्य रूप से भारत की स्थिति और विस्तार के विषय में बातचीत किया गया। अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हम इंडियन बायोस्फीयर के विषय में बातचीत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह है, ध्यान दीजिएगा। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र क्या है? क्या बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, सेंचुरीज हैं, या फिर सामाजिक वन है, या फिर नेशनल पार्क है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग समझने का प्रयास करिए। आप सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी इसके विषय में विस्तार पूर्वक बातचीत होगी कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो इस विश्व युद्ध के बाद आप सभी लोग जानते हैं कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी, जिससे भविष्य में इस प्रकार के युद्ध ना हो। लेकिन लीग ऑफ नेशन का समान रूप से कोई विशेष महत्व ना रह गया और द्वितीय विश्व युद्ध फिर से स्टार्ट हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो आप देखते हैं कि ये विश्व युद्ध जापान पर जब परमाणु हमला हुआ, परमाणु अटैक हुआ, तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग जानते हैं कि उसके पश्चात ये बंद हुआ और एक महत्वपूर्ण संस्था का गठन किया गया जिसे यूएनओ का नाम दिया जाता है। याद रखिएगा, यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ की स्थापना की जाती है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। इस बात को आप लोगों को क्लियर रखना है, ठीक है। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें रूजवेल्ट साहब का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल था। रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति रहा करते थे, है ना। अब इसके बाद देखिए यूएनओ ने आगे चल के विचार किया कि दुनिया में अब चलो ठीक है, किसी देश को न्याय नहीं मिल रहा तो उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। व्यापार को लेकर कोई समस्या है तो डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या है तो डब्ल्यूएचओ है। यानी सबकी व्यवस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बायोस्फीयर है, जैव मंडल है, उस जैव मंडल के लिए कोई ना कोई संस्था होनी चाहिए। और इसलिए यूएनओ के निर्देशन पर 1948 ईस्वी में 1948 में आईयूसीएन की स्थापना की गई थी। याद रखें, 1948 में आईयूसीएन की स्थापना की गई थी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये इस संस्था का फुल फॉर्म है। इस संस्था का जो मुख्यालय है वो ग्लाड सिटी है, ग्लाड स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जैसा कि नाम से विदित होता है कि इट इज अ नेविगेशनल इंटरनेशनल फोरम फॉर द बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये बायोस्फीयर के लिए, जैव मंडल के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से नेविगेशन करती है। अब मान लीजिए कि हमारे परिवेश में जो फॉरेस्ट हैं या फिर जो जीव जंतु रहते हैं, अगर वो विलुप्त श्रेणी में पहुंच रहे हैं, संकट स्थिति में पहुंच गए हैं या बहुत दुर्लभ हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति के लिए आईयूसीएन रेड डाटा बुक जारी करता है। याद रखिएगा, रेड डाटा बुक जारी करता है। इस बात को आपको समझना है। रेड डाटा बुक रेयर एनिमल के लिए है, रेयर वेजिटेशन के लिए है। इसी प्रकार ग्रीन डाटा बुक है। तो यहां से क्वेश्चन भी आता है कि अंतरराष्ट्रीय जैव निगरानी संस्था कौन सी है? तो आईयूसीएन है। कब इसकी स्थापना? 1948 ईस्वी में। इसका मुख्यालय क्या है? तो ग्लाड सिटी है। और कौन सी संस्था जो रेड डाटा बुक और ग्रीन डाटा बुक को जारी करती है? तो आप सभी लोगों को समझना है कि वह संस्था आईयूसीएन है। अब यहां से थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए नहीं होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये सभी जो है कानूनी रूप से आप सभी लोग जानते हैं कि चाहे बायोस्फीयर रिजर्व हो या फिर सेंचुरी हो या फिर नेशनल पार्क हो, ये सभी के सभी हैं। जो नहीं है उसका नाम है सी ऑप्शन। तो पहले क्वेश्चन का जवाब रहा सी ऑप्शन। आइए सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। देखिए सुल्तानपुर पक्षी विहार की बातचीत कर रहा है। अब आप बताइए, चंडीगढ़ में है, भरतपुर में है, गुड़गांव में है, या फिर गांधीनगर में है? सोचने वाली बात है
कि आखिर वह राज्य जहां पर सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है वो हरियाणा राज्य में है, हरियाणा राज्य में है, इस बात को आपको ध्यान देना है। अब गांधीनगर तो देखिए गुजरात में पड़ता है, इसी प्रकार भरतपुर की जब बातचीत करें तो ये राजस्थान में पड़ता है। अब दो बातें आ गई, या तो चंडीगढ़ या तो फिर गुड़गांव। इसलिए सुल्तानपुर पक्षी विहार की जब हम लोग बातचीत करते हैं तो सीधा सीधा आपको गुड़गांव करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बी ऑप्शन आपको सही करना है। अगला क्वेश्चन ये रहा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। साथियों इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर व्याख्या समझनी होगी। जो राष्ट्रीय उद्यान होता है इसको पहले समझिए। हमारा जो IUCN है, याद रखिएगा IUCN है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। ये दुनिया भर के जैव आरक्षित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करता है, और जब सर्वेक्षण करता है तो अगर किसी जीव जंतुओं की संख्या में कमी आती है, वनस्पतियों की संख्या में कमी आती है, तो जाहिर सी बात है कि उसको वो रेड डाटा बुक की कैटेगरी में रख देता है। इसका मतलब ये कि रेड डाटा बुक कोई अच्छी चीज नहीं है। रेड डाटा बुक मान लीजिए कि एक तरह से जानवरों की जेल के समान है, कि बेचारे थोड़े से बचे हुए उनको उसमें जो है डाल दिया गया है, उसमें रख दिया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि उन जानवरों को, उन वेजिटेशंस को कहीं ना कहीं हमें इंक्रीज करना होगा, बढ़ाना होगा, जिससे हमारा इकोसिस्टम मेंटेन रहे, बैलेंस रहे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो IUCN जो है इसी के अंतर्गत हम सबसे पहले इन सीटू एंड एक्स सीटू, देखिए यहाँ पर आपको समझना, दो शब्द हैं, इन सीटू है और एक्स सीटू है। अगर इसको हम लोग समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी होगी। इन सीटू का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ इन सीटू, या फिर आप कहें तो इन सीटू को हम स्वस्थाने कह सकते हैं, स्वस्थाने कह सकते हैं। और ये हो गया परास्थाने, परास्थाने हो गया। तो स्वस्थाने और परास्थाने में एक डिफरेंस को आपको समझना है कि जो नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वेजिटेशन या फिर फ्लोरा एंड फौना होता है उसे हम क्या कहते हैं, इन सीटू कहते हैं। इसको समझना होगा हमको। मान लीजिए कि ये कोई वृक्ष है, इस वृक्ष में किसी पक्षी ने अपने बच्चों को हैचिंग कर रहा है, उसका पालन पोषण कर रहा है, और यहां से उसके एक चूजे को उठा करके हमने पिंजरे में बंद कर दिया। अब आप ही हमको बताइए कि आखिर उस पक्षी का जो नेचुरल हैबिटेट है, एक प्राकृतिक आवास से वो कौन सा है। तो कोई भी बच्चा होगा वो बता सकता है कि सर पेड़ ही उसका नेचुरल हैबिटेट है। तो इसलिए जो पेड़ होता है, जो नेचुरल हैबिटेट होता है, वही इन सीटू होता है। और जो आपका आर्टिफिशियल हैबिटेट होता है, जैसे पिंजरा हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक्स सीटू हो गया। यहां से आप चीजों को समझ सकते हो बहुत आसानी के साथ। अब कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाता है कि आखिर इन सीटू में क्या क्या शामिल किया जाता है। इन सीटू में प्यारे साथियों बायोस्फीयर रिजर्व का नाम सुने होंगे, बायोस्फीयर रिजर्व, जिनकी हमारे देश में कुल संख्या 18 है, याद रखेंगे। इसी प्रकार नेशनल पार्क को शामिल किया जाता है, नेशनल पार्क की संख्या इस समय 106 हो चुकी है साथियों। इसी तरह टाइगर रिजर्व को इसमें शामिल किया जाता है, जिनकी संख्या 53 हो चुकी है। रामसर साइट को शामिल किया जाता है, रामसर साइट जिनकी संख्या 75 हो चुकी है। और सेंचुरीज को शामिल किया जाता है, जिनकी संख्या 565 हो चुकी है साथियों। आप नंबर्स को भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। एग्जाम में कभी कभी नंबर भी पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, ये सब पूछा जाता है। और इन सीटू के अंदर ये कहीं ना कहीं सभी चीजें शामिल होती हैं। वहीं एक्स सीटू की बातचीत करें साथियों, एक्स सीटू में बोटेनिकल गार्डन हो गया, क्या हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया। इसी प्रकार जीन बैंक का नाम सुने होंगे, जीन बैंक हो गया, जीन बैंक के साथ साथ जू हो गया, जू मतलब चिड़ियाघर। इसी प्रकार से आप सभी लोग इसमें जीन हो गया, जू हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया। देखिए एक और बड़ा महत्वपूर्ण है एक्वारियम। एक्वारियम को आप सभी लोग देखे भी होंगे, ऑफिसेज में आप देखे होंगे किस प्रकार से ग्लास हाउस होता है, उसमें ढेर सारा पानी भरा होता है और उसमें ऐसे समुद्री जीवों को रखा जाता है जो बेचारे हमारे एंटरटेन करते रहते हैं, उसी को हम एक्वारियम कहते हैं। तो बोटेनिकल गार्डन, जीन बैंक, जू और एक्वारियम, दीज आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ एक्स सीटू। इसलिए यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। अब दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है साथियों, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु, उड़ीसा दिया हुआ है। अगर हम मध्य प्रदेश की बातचीत करें तो मध्य प्रदेश में ढेर सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या मध्य प्रदेश राज्य में ही है।
और उसमें आप फॉसिल का नाम सुने होंगे, सतपुड़ा का नाम सुने होंगे, कान्हा किसली का नाम सुने होंगे, पेंच का नाम सुने होंगे। इसी प्रकार आप सभी लोग बांधवगढ़ का नाम सुने होंगे, है ना। पन्ना हो गया, पंचमढ़ी हो गया, अमरकंटक हो गया, ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान हैं। दूसरे नंबर पर अपने उत्तर प्रदेश की बातचीत करें तो उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला में स्थित है। ठीक है। अब यहाँ पर तमिलनाडु की बातचीत करें, तमिलनाडु में आपने गुइंडी नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, और ये उड़ीसा हो गया। उड़ीसा में आप सभी लोग साथियों जानते हैं कि भितरकनिका हो गया, सिमलीपाल हो गया, नंदनकानन हो गया, ये कहीं ना कहीं उड़ीसा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। तो राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या यहां से आप समझ सकते हो 106 है, जिसमें ये सब इन सीटू के अंतर्गत शामिल है, और इसका सही उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का सिलसिला चल रहा है, और साथियों हम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ 1 महीने तक कंटिन्यू आप लगे रहेंगे। जीडी में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें भूगोल आप देख रहे हैं, भूगोल के समस्त क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार इतिहास का भी अपना क्लास है, उसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पॉलिटी के भी जो भी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के, सभी विषयों के अलग अलग शिक्षक कहीं ना कहीं आप लोगों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप प्रयागराज में हैं तो आप बहुत ही मिनिमम, याद रखिएगा, मिनिमम स्थिति में आप ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। मिशन इंस्टीट्यूट आप विजिट करिए, आप देखिए ऑफलाइन क्लासेस, जिसमें हमारे परिहार सर लगभग आपको डेली 2 से 2.5 घंटे की क्लास अकेले जो है आप लोगों को पढ़ाते हैं, और मैथ की क्लास चलती है, रीजनिंग की क्लास चलती, सभी लगभग क्लासेस आपको एक विशेष स्थितियों में चलती है। लगभग 6 घंटे का पूरा पैकेज मिलेगा, एक दिन में आपको 6 घंटे पढ़ाई होगी। अब आप सोचिए कि लगभग आप 1.5 से 2 महीने तक अगर आप पढ़ते रह गए तो आपको कितना ज्यादा लाभ होने वाला है। ठीक है। और ऑनलाइन में यहाँ पर आपको क्वेश्चन के माध्यम से चीजें बताई जा रही। निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? भैया जंगली हाथियों के, वैसे तो हाथी है, शेर है, चीता है, गैंडा है, ये सब जंगलों में ही संरक्षित किए गए हैं। लेकिन प्रश्न है कि आखिर कौन सा इसमें है, जो देखिए इसमें चंद्रप्रभा दिया है, बांदीपुर दिया है, मानस दिया है, पेरियार दिया, 4 ऑप्शन आपके सामने। अब चंद्रप्रभा की अगर हम बातचीत करें साथियों, चंद्रप्रभा अपना यूपी में है, याद रखिएगा, चंद्रप्रभा अपना यूपी में है, चंदौली जनपद में है, इस बात को आपको ध्यान देना है। बांदीपुर हो गया कर्नाटक में, कर्नाटक हो गया, मानस हो गया असम में। साथियों इस बात को याद रखना, राज्यों को भी समझते रहना है। और पेरियार की मैं साथियों बातचीत करूं तो ये केरल राज्य में स्थित है, हाथियों के लिए फेमस है। पेरियार एक नदी का नाम भी है, केरल की लाइफलाइन कही जाती है, और इसमें भारत का दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग भी स्थित है, कोल्लम से कोट्टापुरम तक। इस बात को भी याद रखना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन को आप सभी लोग सही कर सकते हैं। ठीक है। जंगली हाथियों के लिए अभी देखिए थोड़ी देर में आएगा, जंगली गधों के लिए, जंगली गैंडे के लिए, तमाम तरह के इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जंगली बब्बर शेर के लिए। तो अलग अलग तरह के जो है उसमें नेशनल पार्क आपको समझने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिए, प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली लिखा है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर है, वन्य बिहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर है। इसमें सही सुमेलित कौन सा इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है? भैया आप सभी लोग बताइए कि महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली दिया है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, और याद रखिएगा हरिद्वार और देहरादून के बीच में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर दिया है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहीं ना कहीं जबलपुर दिया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपको समझना है कि कौन सा सुमेलित है। सुमेलित तो यहाँ पर ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली में नहीं है। हाँ ठीक है, ये जरूर हिमाचल प्रदेश में है, तो आप सभी लोग ये ऑप्शन को सही करेंगे। बाकी आप समझिए कि मनाली आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, देहरादून आपका उत्तराखंड में पड़ता है, भरतपुर आपका राजस्थान में पड़ता है, जबलपुर आपका एमपी में पड़ता है। ठीक है। इस बात को यहां पर समझिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हो, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हो, या फिर जिम कार्बेट हो, जिम कार्बेट हो, या फिर आप गंगोत्री का नाम सुने होंगे, या फिर आप नंदा देवी का नाम सुने होंगे, या फिर फ्लावर वैली का नाम सुने होंगे, ये सब के सब उत्तराखंड में है।
केवलादेव हो गया, सारिस्का हो गया, रणथंभौर हो गया, दरा हो गया, ये सभी राजस्थान में साथियों। और अगर हम जो है हिमाचल प्रदेश की बातचीत करें तो हिमाचल प्रदेश में आप खिरिंगा नेशनल पार्क का नाम सुने होंगे, सिमबाल बारा का नाम सुने होंगे साथियों। खिरिंगा हो गया, सिमबाल बारा हो गया, इसी प्रकार से पिन वैली नेशनल पार्क का भी नाम सुने होंगे। आप मध्य प्रदेश के विषय में तो जानते ही है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है, इसके विषय में तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो देखिए एक एक प्रश्न पर आप लोग देख रहे हैं कितना ढेर सारा विश्लेषण आपको मिल रहा है। अब चूंकि एसएससी जीडी के लिए पूरी तरह से फोकस आप लोगों को करना है, तो आप सभी लोग पूरी तन्मयता के साथ, पूरी आत्मनिर्भरता के साथ, मिशन पर विश्वास करते हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं साथियों। बस आप लोगों को बने रहना साथ साथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गिर के सामने लिखा है एशियाई शेर, केवलादेव के सामने साइबेरियन सारस है, काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा है, दाचीगम है हाथी। अब देखिए इसमें से सही सुमेलित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। गिर के सामने एशियाई शेर, केवलादेव ने क्या कहते हैं साइबेरियन सारस है, काजीरंगा। सबसे पहले देखते हैं कि इनकी लोकेशन कहां पर। गिर नेशनल पार्क कहां पर? गुजरात में। आप सभी लोगों को यहां पर बताना है गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। और याद रखिए एशियाई शेर कहिए या इसी को बब्बर शेर कहिए, बब्बर शेर ये गुजरात के गिर नेशनल पार्क में है। गिर नेशनल पार्क का बब्बर शेर और गिर की गाय बहुत ही ज्यादा फेमस है साथियों। बब्बर शेर वो है जिसके गर्दन में ढेर सारे बाल होते हैं भैया, ये जो शेर होता है इसे एशियाई लायन या फिर बब्बर शेर कहते हैं। केवलादेव आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। और यहाँ पर साइबेरिया से अर्थात रूस से साइबेरियन पक्षी जो सारस होते हैं यहाँ पर उड़कर आते हैं, ये भी बात सही है। काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा के लिए जाना जाता है। इसकी जो लोकेशन है ना साथियों असम में है, असम में है। तो सही जवाब तो है यहाँ पर सी ऑप्शन भी सही है। दाचीगम देखिए जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़, दाचीगम और सलीम अली नेशनल पार्क स्थित है। अब इसमें हाथी लिखा हुआ है तो गलत हो गया, तो यहाँ पर डी ऑप्शन को सभी लोगों को सही कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6वां आप देखेंगे, राज्यों को भी मैंने बता दिया और इसका जो आंसर होगा वो भी आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से मिल पा रहा है। अगला क्वेश्चन, दाचीगम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भैया बताओ दाचीगम कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में, जम्मू कश्मीर में है। सोच कर बताइए, जल्दी जवाब दीजिए साथियों। पश्चिम बंगाल में आप सभी लोग जानते हैं कि जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें सजने खाली है, सजने खाली हो गया। इसी प्रकार से जलदा पारा हो गया, जलदा पारा हो गया, गोरुमारा हो गया, गोरुमारा हो गया। इसी प्रकार से बुक्सा हो गया, बुक्सा हो गया साथियों। और इसके बाद आप सुंदरबन का नाम नहीं भूल सकते हो। ये सभी पश्चिम बंगाल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में आप सभी लोग ध्यान दीजिए, फॉसिल है, फॉसिल नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, पंचमढ़ी है, अमरकंटक है, इसी प्रकार से पेंच है, संजय है। ढेर सारे जो है यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ की बातचीत करें साथियों तो छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी नेशनल पार्क हो गया, गुरु घासीदास नेशनल पार्क हो गया और इंद्रावती नेशनल पार्क हो गया, ये छत्तीसगढ़ में है। जम्मू कश्मीर में दाचीगम हो गया, सलीम अली हो गया और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए किश्तवाड़ भी है। सलीम अली हमारे देश के महान पक्षी वैज्ञानिक हैं, इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है प्रवास, याद रखिएगा प्रवास नाम है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। हमारे देश में बहुत से लोग कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे वाटरमैन के नाम से, वाटरमैन के नाम से अपने राजेंद्र साहब, इसी प्रकार से ट्री मैन के नाम से अपने सुंदरलाल जी, सुंदरलाल बहुगुणा जी। इसी प्रकार से भैया आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, वाटरमैन हो गया, ट्री मैन हो गया, बर्डमैन याद रखिएगा बर्डमैन के नाम से सलीम अली साहब और टाइगर मैन के नाम से भैया, टाइगर मैन के नाम से आप सभी लोग जानते हैं कि टाइगर मैन के नाम से कैलाश सांखला जी हो गए, कैलाश सांखला। इसी प्रकार मेट्रो मैन के नाम से श्रीधर साहब हो गए, कंप्यूटर मैन के नाम से सैम पित्रोदा हो गए।
और ढेर सारे नाम हैं जो इस प्रकार के उपनामों से जाने जाते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई, इसलिए सभी लोगों को ध्यान रखना है। इसका सही जवाब कौन सा होगा? डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, संकटपन्न रिंडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चय है। देखिए भैया, जो रिंडले कछुआ है, आप सभी लोग हमारे मिशन इंस्टीट्यूट में आएंगे तो इस प्रजाति के लगभग 3 कछुए एक्वेरियम में आप बढ़िया पाएंगे। कितनी शानदार तरीके से वो तैरते रहते हैं। और आप सोचिए कि ये है संकटपन्न है, सबसे बड़ा है, तो ये पाए कहाँ जाते हैं? तो गाहिर माथा में, सागर माथा में, लक्षद्वीप में, या फिर अंडमान निकोबार द्वीप में। आप सोचना यहाँ पर कि जो रिडले कछुआ है वो कहां पर, तो देखिए गाहिर माथा जो है ये उड़ीसा में पड़ता है साथियों, उड़ीसा में पड़ता है। सागर माथा तो हमारे माउंट एवरेस्ट चोटी का एक दूसरा नाम है, तो इसलिए सही जवाब होगा गाहिर माथा में। तो ये आपका 8वें का ए ऑप्शन हो गया। कछुआ जब नाम लेते हैं तो एक बड़े उम्र तक जो है जीने वाले जंतु का नाम आता है ध्यान में, इस बात को सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सारिस्का पक्षी विहार कहां पर है भैया? सभी लोग बताइए, सारिस्का पक्षी विहार कहां पर है? हरियाणा में है, गुजरात में है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में है? भैया हरियाणा में तो देखो सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर में है। गुजरात की बातचीत करें तो गुजरात में गिर हो गया, बेलबादर हो गया, बेलबादर हो गया, ध्यान दीजिएगा। राजस्थान की बातचीत करें तो सारिस्का, रणथंभौर और केवलादेव दरह ये यहाँ पर हो गए। तो इसलिए सारिस्का की जब बातचीत हो रही है तो इसके लिए सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा भैया? एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? कायबुल लामजाओ कहां पर है? देखिए इसका नाम है कायबुल लामजाओ, पूरा नाम है कायबुल लामजाओ। कहां पर है? नेपाल में है, भूटान में है, मणिपुर में है, मिजोरम में है? सोचो, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है और इसमें से एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कहीं ना कहीं तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। आप सोचकर बताइए कि कहां पर हो सकता है। याद रखिएगा, मणिपुर में एक झील है, मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील, और लोकटक झील में ही तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कायबुल लामजाओ, कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10वें का सी ऑप्शन आपको समझना होगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गैंडा के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए, या फिर गौरैया के लिए? तो काजीरंगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं असम में है। असम में याद रखें, काजीरंगा के अलावा मानस भी है, ओरंग भी है, पाखी भी है, ये आपको समझना है। अब गैंडे के लिए जाना जाता है, एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला रेनोसोरस के लिए जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भैया बताओ, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आपके सामने है। महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, उड़ीसा में है। नल सरोवर, सोचो नल सरोवर, गुजरात आप सभी लोग सही करिए। नल सरोवर जो आपका है ये कहां पर है? तो गुजरात में है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान दीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है, और इसका सही उत्तर आप लोगों को चुनना है। देखिए ए ऑप्शन में, सूची 1 में ए ऑप्शन में लिखा हुआ है बांदीपुर, ठीक है। फिर इसके बाद बुक्शा लिखा हुआ है, माउंट आबू लिखा है और पेंच लिखा है। यानी अगर हम कहें तो भैया पहले नंबर पे बांदीपुर यहां पे लिखा हुआ है, इसके बाद फिर क्या है? बुक्शा लिखा हुआ है, बुक्शा के बाद देखिए माउंट आबू लिखा है, माउंट आबू के बाद क्या लिखा? पेंच लिखा है। अब इतना हमने आपको पढ़ाया तो आप तो सही कर सकते हो ना कि बांदीपुर का संबंध कर्नाटक से होगा। यानी ए के लिए चौथा ऑप्शन, ए के लिए चौथा ऑप्शन, यहां से 2 ऑप्शन आप बिल्कुल गायब करिए, ठीक है। इसके बाद बुक्शा का संबंध पश्चिम बंगाल से, कहीं पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन ये भी सही है। माउंट आबू राजस्थान कहीं होना चाहिए, राजस्थान, ये भैया पहला रहा, तो बिल्कुल पहला रहा। तो कौन सा सही जवाब हो गया? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है।
ये रहा जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझने का प्रयास करिए। पेरियार अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। देखिए पेरियार, आप सभी लोगों को समझना चाहिए कि पेरियार जो नेशनल पार्क है यह केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है। ये हाथियों के लिए जाना जाता है, हाथियों के लिए जाना जाता है, शेरों के लिए, चत्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए, जंगली हाथियों के लिए। सोचो साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, इस बात को सभी लोग बताने का प्रयास करें। देखिए इतनी ढेर सारी जब बातचीत होती है तो उत्तर प्रदेश के विषय में भी ढेर सारी चीजें पूछी जाती हैं। साथियों यहाँ पर आपको 2 मिनट का हम वक्त लेंगे और 2 मिनट में देखिए उत्तर प्रदेश की चीजों को हम बिल्कुल बताना चाहेंगे। सबसे पहले दुधवा नेशनल पार्क की बातचीत करें तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला एकमात्र नेशनल पार्क है, ठीक है, जो लखीमपुर खीरी जिला में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम अभ्यारण्य की बातचीत करें तो अभ्यारण्य को कहीं ना कहीं 2 श्रेणियों में बांटा गया। एक वाइल्ड लाइफ में बांटा गया, दूसरा जो है बर्ड लाइफ में बांटा गया, यानी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड लाइफ सेंचुरी में बांटा गया। अब यहाँ पर देखिए आप लोग जानते हैं कि जो चंद्रप्रभा है, चंद्रप्रभा ये चंदौली में हो गया, चंद्रप्रभा चंदौली में हो गया। हस्तिनापुर की बातचीत करें, हस्तिनापुर की बातचीत करें तो हस्तिनापुर कई जिलों में है उत्तर प्रदेश में, जिसमें मुजफ्फरनगर है, मुरादाबाद है, मेरठ है, इस प्रकार के जिलों में फैला हुआ है। इसी प्रकार से देखिए पटना का नाम सुनोगे, पटना पक्षी विहार का नाम सुनोगे, एटा जिले में है, एटा जिले में पटना पक्षी विहार है। सोहागी बरबा हो गया, सोहागी बरबा हो गया, सोहागी बरबा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित है, सोहागी बरबा। लाख बहोसी, याद रखें साथियों, लाख बहोसी का नाम सुने होंगे, लाख बहोसी ये कन्नौज जिले में स्थित है, कन्नौज जिले में लाख बहोसी स्थित है। रानीपुर, रानीपुर हो गया चित्रकूट जिले में, रानीपुर कहां पर हो गया, चित्रकूट जिले में। समसपुर का नाम सुने होंगे, समसपुर, ये समसपुर रायबरेली में हो गया, समसपुर रायबरेली में हो गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो सुरहा ताल है, सुरहा ताल है, एक सुरहा ताल है, एक सुर सरोवर है, सुर सरोवर है आगरा में और सुरहा ताल है बलिया जिले में स्थित है। इसी प्रकार से चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर ये उन्नाव जनपद में स्थित है। इसी को हम लोग जो चंद्रशेखर है इसी को हम लोग सामान्य रूप से दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसमें आप सभी लोग कह सकते हैं इसका नाम नवाबगंज। क्या कह सकते हैं, नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से जान सकते हैं। कछुआ, कछुआ का नाम सुने होंगे, कछुआ वाराणसी में स्थित है। इसी प्रकार से कतरनिया घाट बहराइच में है, कतरनिया घाट बहराइच में है। समन जो है वो आपका मैनपुरी में है। बहुत सी चीजें हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विषय में जरूर आपके विषय में आएंगे, एग्जाम में आएगा। तो हम तो देखिए चाहेंगे कि पहले भारत के परिप्रेक्ष्य में जो भी सामान्य रूप से नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, रामसर साइट्स है, इसी प्रकार से टाइगर रिजर्व है, उसको पहले पढ़ लीजिए और जैसे ही इसमें पारंगत हो जाइए तो लगे हाथ फिर उत्तर प्रदेश का भी पढ़ लीजिए, तो दोनों बातें क्लियर हो जाएंगे। देखिए जब प्रोविंशियल एग्जाम होता है, हमारे प्रदेश का ही जब एग्जाम होता है और प्रदेश के विषय में ही जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं हम जो है अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो हम चाह रहे हैं कि आप सभी लोग बेहतर से बेहतर पढ़ो और जरूर जैसे वक्त मिलेगा, जैसे ही आप उसमें पारंगत हो जाएंगे, हम आपको यूपी से संबंधित भी चीजें जरूर बताना चाहेंगे, ठीक है। तो ये देखिए पेरियार की जब बातचीत हुई तो पेरियार आपका हो गया जंगली हाथियों के लिए। आइए साथियों अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि चंद्रप्रभा, देखिए चंद्रप्रभा आ गया, अभी अभी हमने बताया चंद्रप्रभा चंदौली, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर उड़ीसा में है। याद रखिएगा चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है, पहला वन्यजीव विहार, इस बात को याद रखना है। तो ये है कहां पर, ये है उत्तर प्रदेश के चंदौली, चंदौली जनपद में है। चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, ये सभी वाराणसी मंडल के अंतर्गत आते हैं। वाराणसी मंडल में वाराणसी हो गया, गाजीपुर हो गया, जौनपुर हो गया और चंदौली हो गया, ये सभी के सभी आते हैं। पहले चंदौली वाराणसी का हिस्सा रहा करता था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन को बताएंगे सभी लोग।
आइए क्वेश्चन नंबर 16, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? इतनी बार हम आपको बताए हैं कि यह एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। अब आप बताइए कि किस राज्य में? ओडिशा में है, गुजरात में है, राजस्थान में, असम में है। सोचो साथियों, समझकर जवाब दीजिए गलत ना होने पर। उड़ीसा में तो मैंने आपको बताया कि सिमलीपाल है, इसमें भीतरकनिका है और नंदनकानन है। गुजरात में बेलबादर है, गिर है, नल सरोवर है। राजस्थान में रणथंभौर है, सारिस्का है, दरा है, और आप सभी लोग जानते हैं केवलादेव है। असम की बातचीत करें तो ओरंग है, पाखी है, काजीरंगा है, मानस है। अब आप बताइए काजीरंगा कहां पर? तो काजीरंगा का संबंध हो गया डी ऑप्शन अर्थात असम राज्य से हो गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहां पर स्थित है? केवलादेव की जब बातचीत होती है तो बिल्कुल आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि केवलादेव साइबेरियन पक्षी के लिए, याद रखिएगा, साइबेरियन पक्षी की जिस प्रकार से हमारे प्रयागराज में इस वक्त संगम तट पर आप देखेंगे तो किस प्रकार से ढेर सारे साइबेरियाई पक्षी जो माइग्रेटरी बर्ड हैं, कहीं ना कहीं समुद्र को पार करते हुए, एशिया के तमाम देशों को पार करते हुए भारत आए होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो पक्षी होते हैं इनके लिए कोई सरहद नहीं होती है ना, इनके लिए कोई सरहद नहीं होती है। तो पक्षी हमारे देश में किस प्रकार से प्रयागराज में आते हैं। लेकिन जो केवलादेव नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क, वह साइबेरियन पक्षी के लिए ही जाना जाता है। और ये अलवर राजस्थान दिया भैया, भरतपुर राजस्थान, सवाई माधोपुर राजस्थान, और चिंगलपेट दिया है तमिलनाडु। देखिए है इसकी लोकेशन कहां पर है? भरतपुर में। ठीक है, भरतपुर में है, इस बात को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नंदा देवी जैव मंडल किस राज्य में अवस्थित है? देखिए नंदा देवी की बातचीत की जा रही है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है वो 3 श्रेणियों में कैटेगराइज होता है। अगर आप नेशनल इसमें बायोस्फीयर रिजर्व की पहली श्रेणी को देखेंगे तो इसे कहा जाता है सेंट्रल जोन। याद रखिएगा, सेंट्रल जोन, दैट इज द वेरी सेंसिटिव जोन, सेंट्रल जोन इसे कहते हैं। दूसरा जो होता है इसे बफर जोन कहते हैं, बफर जोन कहते हैं। अच्छा, तीसरा जो होता है उसे संक्रमण जोन कहते हैं, संक्रमण जोन कहते हैं। सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है सेंट्रल जोन। अब भारत में इनकी कुल संख्या 18 है साथियों, भारत में इनकी कुल संख्या 18। पहला कौन सा? नीलगिरी है। सबसे बड़ा कौन सा? तो आप कच्छ का रण आप जानते हैं। छोटा कौन सा है? छोटा तो डिब्रू साइखोवा का नाम सुने होंगे। सबसे नया कौन सा है? तो पन्ना हो गया मध्य प्रदेश का। तो नंदा देवी की जब बातचीत होती है छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो सीधा उत्तर लगाइए उत्तराखंड। उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानस पशु विहार। ये लीजिए, मानस की बात हो गई साथियों। यही तो खूबी है, यही तो खूबी है हमारे मिशन इंस्टीट्यूट की कि बेहतर से बेहतर तरीके से अगर आप व्याख्या सुन लेते हैं शिक्षकों का, तो जो भी प्रश्न आगामी आएंगे उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हो। और अगर व्याख्या को आपने मिस किया तो भैया फिर मामला गड़बड़ हो गया। मानस देखिए लिखा हुआ है, छोड़िए पशु विहार, आप मानस को देखिए। पशु तो पाए ही जाते हैं, या तो फिर टाइगर पाया जाएगा। टाइगर पाया जाएगा साहब तो उसको खाने के लिए हिरन भी होगा, चीतल भी होगा। होगा कि नहीं होगा, सोचने वाली बात है। जहां टाइगर होगा, टाइगर तो कार्निवोरस है, मांस पसंद है उसको, तो वो झपट्टा मारने वाले, अर्थात उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था कर सके, मृगा है, चीतल है, हिरन है, बारहसिंगा, तमाम लोग इसमें होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मानस भैया टाइगर के लिए जाना जाता है। टाइगर याद रखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर, दौड़ने के लिए भी मशहूर है। भारत में 53 टाइगर रिजर्व है। पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व श्री नागार्जुन सैलम है। इसी प्रकार सबसे छोटा है बोर महाराष्ट्र वाला। इसी प्रकार से दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व की संख्या मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क की संख्या मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो बिल्कुल जानवरों के लिए स्वर्ग कहा जाता है। कूनो नेशनल पार्क का नाम सुने होंगे, वहां पर चीता भी आ गया भैया। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है, तो सोचिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है मध्य प्रदेश, है ना। इसीलिए मध्य प्रदेश के जंगलों को देख करके लगता है कि ये तो भारत का इथियोपिया है। जैसे अफ्रीका में जाएंगे तो अफ्रीका में घने जंगलों से व्याप्त है, कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है। इस प्रकार का जो देश है इथियोपिया, इसीलिए मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का देश है इथियोपिया,
तो याद रखिएगा, भारत का इथियोपिया किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानेंगे कि भारत का इथियोपिया मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है, तो ये भैया हो गया। तो राजस्थान, असम, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो सही कौन सा है? असम को सही करिए। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया भैया, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। राइनो, अरे राइनो का मतलब होता है गैंडा। गैंडा होता है काजीरंगा, गिर, रणथंभौर और कार्बेट। कार्बेट भैया कहां पर है? इसे रामगंगा भी कहा जाता है। देखिए नाम बदल चुका है, रामगंगा। कार्बेट के पहले इसे हेली के नाम से जाना जाता है। ये उत्तराखंड में स्थित है। रणथंभौर राजस्थान में, गिर हो गया गुजरात में, और काजीरंगा असम हो गया एक सींग वाले राइनोसॉरस के लिए। तो दोस्तों ये रहा आज का कहीं ना कहीं व्याख्यात्मक तरीके से प्रश्नों को हम बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास किए हैं। हम जरूर अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद।